बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था और लेक्चर को स्टार्ट करने के बाद मैंने आप लोगों के जो 10th के कुछ बेसिक्स थे उन लोगों को उन चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर लेवल पर लेकर गए थे। कुछ डेरिवेशंस देखी थी कि आर का एल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आर का ए पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, राइट। आज हम लोग उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और उससे पहले मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ होती है करंट डेंसिटी, राइट। और उसका मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बताया था, उसका फॉर्मूला मैंने आपको शायद बताया था, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू आई बाय ए। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, आई इंटू ए। अभी जो करंट डेंसिटी थी हमारे पास, करंट पर एरिया क्या है, कैसे, आइए इसी सुझाव। बेटा करंट डेंसिटी होती है, ध्यान सुनना, कि किसी भी जगह से करंट कितना पास कर रहा है। और याद रखना जो करंट उस जगह से पास कर रहा है वो जनरली परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस। क्या बोला मैंने, जो करंट पास कर रहा होता है वो उस सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं अगर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन रखें, इनको मैं कराऊंगा, बस मैं एक बार करंट डेंसिटी का टॉपिक करा दूं, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को बेटा J से रिप्रेजेंट करेंगे और J इज इक्वल्स टू आई बाई ए। राइटिंग आपको पता है ये मेरी है, ये वाली मेरी नहीं है, ठीक है। इतनी सुंदर कभी हो भी नहीं सकती। सुंदर क्या, ठीक ही है, समझ तो मेरी अच्छे से आती होंगे, मेरे से पढ़ रहे 1.5-2 साल से। चलो अब J इज इक्वल्स टू आई बाई ए, करंट पर यूनिट होगी, ठीक है। अब मैं आपसे अगर यहाँ पर कहने लगूँ कि करंट डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, राइट, और करंट पे डिपेंड कर रही है, तो याद रखिएगा जब भी आपके पास यूनिफॉर्म करंट जाता है, कैसा करंट जाता है, यूनिफॉर्म करंट जाता है और यूनिफॉर्म एरिया से जाता है, तो ऐसे केस में आप लोगों के पास करंट डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम रहती है, हर जगह पे सेम रहती है। लेकिन अगर करंट डेंसिटी अलग है, इस बात का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं कहता हूँ आपके पास, ये आपके पास आपका एक एरिया था जिससे आपका करंट डेंसिटी कुछ इस तरीके से पास होती हुई आपको दिख रही थी, एक हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड थी, तो ये, तो यहाँ से हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो करंट डेंसिटी यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म। करंट डेंसिटी यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म। क्यों, देखो एक तो नॉर्मली तो एक्ट कर ही रहा है, राइट। इस सरफेस पे हमेशा कैसे एक्ट करेगा, वो याद रखना नॉर्मली, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ये नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, ध्यान से देखो, मैंने कहा मेरा जो करंट है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास जो मेरा करंट जा रहा है वो हमारे पास इस जगह से जा रहा है। मैंने दो जोन बना दिए, एक जोन बना दिया बेटा ये, जिसको मैंने कहा ये मेरा ए जोन है, और एक जोन मैंने बना दिया ये वाला बड़ा वाला, जिसका मेरे पास क्या जोन है, बी जोन है। अब मैं अगर आपसे कहूँ आपको करंट डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, ए पर या बी पर, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ, और जो अभी सोच के बताने जा रहे हो, ए या बी, कोई भी एक आंसर दे दो। ए, किसी का ए, बी, ए बी, राइट। अब देखो इसको देखिए, एक्चुअल में सही आंसर बेटा आपका ए है, बिल्कुल सही है ए, लेकिन ए क्यों है, आइए इस चीज़ को जानते हैं। मैंने आपसे बोला करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, इस पूरी वैल्यू को देना पड़ेगा। यानी कि करंट डेंसिटी, जो कि ध्यान सुनना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी थी, मैंने आपको बताई थी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन करंट डेंसिटी जिसको मैं J से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अब मैंने कहा कि करंट डेंसिटी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो एरिया कम किसका है, इस वाले पोर्शन का, ए का एरिया कम है, ऑब्वियसली करंट डेंसिटी है कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं किसी एरिया में, फील्ड लाइंस किसकी, करंट की, फील्ड लाइंस नहीं बोलूँगा, कितने नंबर, कितना अमाउंट ऑफ करंट किसी एक एरिया में है, वो सी करंट डेंसिटी। तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ करंट लाइंस पर यूनिट एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली वो ए पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। तो इसलिए जो करंट डेंसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म का रहता है जब यूनिफॉर्म करंट रहता है, लेकिन अगर करंट भी वेरी कर रहा है तो हमारे पास करंट डेंसिटी सेम नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू J डॉट ए, और क्योंकि ये डॉट फंक्शन होता है बेटा
इसलिए आप I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अब ये थीटा काम कहाँ पर आएगा, देखो नॉर्मल केस में यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर भी होता है। जिस डायरेक्शन आपके पास बेसिकली ए क्या है, एरिया है ना, ये ए आपके पास एरिया वेक्टर, और आपको पता है एरिया वेक्टर हम लोग कैसे लगाते हैं, मैं बस एक यूनिट वेक्टर लगा दूं जिसकी वैल्यू मेरे पास ये रहती है, तो ये एक एरिया का यूनिट वेक्टर जिसके लगाने से मेरे पास चीज़ों में डायरेक्शन आ जाती है, और इसी वजह से हमारे पास करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय ए बार ए मॉड, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कहीं पे भी लग जाए तो वो उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देगा, इसीलिए हमारे पास करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने कहा ये ए कॉस थीटा का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, ठीक है ऐसा समझो ना कि आपके पास ये आपका एक कोई भी सरफेस, और हमेशा एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया इट विल ऑलवेज पॉइंट आउटवर्ड, एरिया वेक्टर अपने प्लेन से हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड कर रहा होता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है बेटा वो तो अब भी इस प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ जाए, कहने का मतलब है लेट्स से अगर मेरे पास एक बुक है ये वाली, तो इसका ये एरिया वेक्टर जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे ऐसे, ये वाला प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। इसको अगर मैं टिल्ट कर दूंगा इस तरफ ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर अब भी परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो करंट है वो उस सरफेस के करंट डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, कि एरिया के तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी ना, एरिया से हमेशा जो चीज़, अब देखो एक कोई भी सरफेस होगी अगर सर्कुलर, तो वो टेंजेंट पे आके अगर करंट मिलता है तो टेंजेंट से अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो हमेशा टेंजेंट पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। खैर ये सब चीज़ें बेकार की, कहानी छोड़ो, कहानी ये है कि एरिया वेक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है हमें, ये कहानी सुनना। अब मैंने कहा हर बार तो कहानी बिल्कुल सीधी वाली नहीं होगी, अब एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन मैंने कहा आपका करंट ऐसे आ रहा था, सपोज आपका करंट ऐसे आ रहा था, तो अब जब बेटा ये करंट जाएगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, तो वो इस एरिया वेक्टर से क्या एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा, और ये थीटा होगा इस बार, उसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए का ए कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, तो ये वाला ए साइन थीटा, ठीक है। तो जो हमारे पास करंट डेंसिटी ए के कॉस कंपोनेंट से बना रही है उस चीज को हम लोग लिख रहे हैं, और इसी वजह से आई इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। वेल दूसरा मेथड, ये जे है करंट डेंसिटी है, ये थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है क्या आ जाएगा, जे कॉस थीटा, चाहे ए का कंपोनेंट देख लो चाहे कोई सा भी देख लो, और देखना मुझे क्या है उसकी डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में थोड़ी देखूंगा मैं, एरिया वेक्टर तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड की तरफ जो पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में देखूंगा ना मैं, तो ये वाला जो है जे कॉस थीटा, और जे कॉस थीटा इनटू ए, तो क्या हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, और जे ए कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो इसलिए हम लोग इसे क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए, ये हमारी क्या होती है, करंट डेंसिटी। यहाँ तक किसी बच्चे को क्लियर, करंट पर यूनिट एरिया हमारे पास करंट डेंसिटी रहती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है और उसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। अब देखो पहला है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, डबल इट्स लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इफ द ओरिजिनल वायर ऑफ वाज लेंथ r, अगर उसका ओरिजिनल लेंथ r था तो आपका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो बेटा सिंपल सी बात है, आप लोग लिखेंगे r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, और आप कहेंगे कि सर हमने लेंथ को डबल कर दिया, तो हमारे पास जो r डैश आएगा वो आ जाएगा रो इंटू 2l बाई ए, और रो एल बाई ए तो r था, तो r डैश इज इक्वल्स टू 2 रो एल बाई ए, यानी कि इस जगह पर r लिख दोगे तो r डैश इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। आपने यही बोला था, ठीक है बेटा आप गलत है। हाँ तो ये मतलब मत करो ना ऐसी बात है बेकार की, बार बार ये सब चीजें कर रहा है, मैंने तो यही बोला था, बोल ले और बोलना है, बड़े खुशी होता है ये सर ने करा, बिल्कुल ऐसा मैं तो पहले बताया, देती होता था बेटा, ऐसा जो है ना ये 10वीं में भी सही नहीं था, ये 10वीं में जो तुम करके आए थे वो भी गलत करके आए हो, है ना। एक्चुअल में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग, जो हमेशा याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे, चाहे आप वायर को खींच दीजिए या कुछ कर दीजिए, उसकी अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो है उसका वॉल्यूम। अगर आप इस वायर को ऐसे अगर यहाँ से खींचोगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा,
हाँ आपने लेंथ और एरिया चेंज कर दी बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। ठीक है, केस 1 लेते हैं, जब हमने उसे कुछ नहीं किया था। तो सिंस वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ वायर आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आप लिख सकते हो A1 इंटू L1 ये हमेशा इक्वल रहेगा A2 इंटू L2 के साथ, ठीक है। यानी कि L चेंज करने के साथ साथ एरिया पर भी कुछ चेंज पड़ेगा। अब उसी एरिया के चेंज को हमें जानना है। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर A1 L1 था, तो इसको L1 रखेंगे, और उसने बोला इज डबल स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, यानी कि L2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2L1 है। ये चीज़ आपको दे रखी है, राइट। तो आप लिख सकते हैं A1 L1 की जगह L1 इज इक्वल्स टू A2, L2 की जगह पर 2L1, L1 से L1 गया तो जो A2 आ जाएगा वो आ जाएगा A1/2, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नया एरिया क्या आ गया हमारे पास A1/2। अब आपके पास R इज इक्वल्स टू नया R डैश इज इक्वल्स टू रो L/A, जहाँ पे L की वैल्यू क्या है L2, तो ये L2 और ये A2, राइट। तो आप लिख देंगे, देखो इनिशियल R जो था वो ये था, इनिशियल R1 जो था रो L1/A1 था। अब जो नया R डैश आएगा या R2 आएगा रो L2 की वैल्यू 2L1 और A2 की वैल्यू A1/2, तो A1/2 का 2 ऊपर पहुंच गया, ये आ गया R2 इज इक्वल्स टू 4 रो L1/A1, और ये आपके पास R1 की वैल्यू है, तो बेटा R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्ट आप चीज़ ना लगाएं, क्योंकि मैंने आपको पूरा डेरिवेशन भी कराया है, लेंथ चेंज कराने पर वो स्क्वायर टाइम्स होता है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई, ठीक है। इसे हटा दूँ। अब आते हैं अलग कहानी पर, जिसमें मुझे दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अ वायर ऑफ मास m, लेंथ L, डेंसिटी D and cross section A is stretched in such a way that its length increased by 10% of its original volume. Express the change resistance in percentage. यानी कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, R2 minus R1 upon R1 into 100। ये चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताई है ना, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट ही बता दिया था मैंने, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। शॉर्टकट से हम लोग नहीं चल रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में करा देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ मेरे को पता है इनिशियल जो R था R1 वो आया था मेरा रो L/A, इनिशियल तो मेरे पास रो L/A आया था, लग गई यार, चलो ठीक है कोई नहीं। तो अब जो R2 है अगर मैं उसकी बात करूँगा तो बेटा उसमें मुझे एक चीज़ तो पता है कि मेरा वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है, और अगर मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो बेटा R2 जो आएगा वो आएगा रो L1/A2, ये भी हो जाए। मैं अभी इसे हटा देता हूँ, मुझे बस ये पता है कि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मुझे बस अभी ये पता है कि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और ये इक्वेशन मुझे पता है। और अगर मुझे वॉल्यूम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है, बाहर मौसम अच्छा हो गया, बारिश होने की संभावना है, आज ही बहुत तेज हो रही है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय L कर सकता हूँ बेटा, तो ठीक है। मैंने आपसे कहा इंटू L/L कर दूंगा, तो आपके पास R1 इज इक्वल्स टू रो L² बन जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और ना ही आपका रो चेंज होता है, वो भी एक कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हो R1 इज इक्वल्स टू KL1²। सिमिलरली जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस रहा होगा R2, उसका भी आप लिख सकते हो R2 इज इक्वल्स टू KL2²। K कोई भी कांस्टेंट, भाई मैंने रो बाई वी को कांस्टेंट लिख दिया, उसकी जगह पर K लिख दिया, वो तो कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया भी था कि L चेंज करने पर L² के साथ वेरी करता है, इसकी पूरी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बात आपको समझाई, राइट। अब मेरे पास इसने बोला है कि दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। देखो L2 जो है 10% बढ़ा है किसका, L1 का, यानी कि L1 का 10% बढ़ गया है। यही तो कहानी है,
तो L1 प्लस 10% ऑफ L1 0.1, तो 1.1 L1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? 10% ऑफ L1 कितना आ गया? 1.1 आ गया। 10/100 कर देंगे तो 0.1 आ गया। तो आप लिख सकते हो L2 इज इक्वल्स टू 1.1 ऑफ L1 लिखा जा सकता है बेटा। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा था फाइंड द परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस इन परसेंटेज। रेजिस्टेंस तक पहुँचना है। L1 है, L2 है। मैं इस रिलेशन को यूज कर R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं आ रही है किसी बच्चे को? ठीक है। अब मैंने आपसे अगर इतना कर दिया है तो L1 तो 1 था और L2 कितना आ गया था? 1.1। तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, इसको R2 बाय R1 कर दूं मैं, मेरे लिए आसानी होगी, बात सेम रहेगी लेकिन मेरे लिए आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो ये R2 बाय R1 कर दिया है मैंने। अब देखो क्यों किया मैंने, इसे बताता हूँ। ये हो जाएगा 1.1 ऑफ L1 और 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.21। तो बेसिकली R2 बाय R1 1.21 बाय 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा ना वो। मैं फिर उसे उल्टा करता 1 बाय वो, क्यों करना बेकार में। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है R2 इज इक्वल्स टू 1.21 टाइम्स ऑफ R1 है। यहाँ से मुझे ये चीज दिख गई है यार। मेरा R1 पक्का भी 1 था, R1 तो पक्का ही 1 था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 0.21 R1 चलेगा भाई? 1.21 को मैंने स्प्लिट कर दिया 1 प्लस 0.21। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर आपका R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 0.21 R1 है। और अगर R1 को इधर ले आता हूं तो मेरे पास R2 माइनस R1 बाय R1 इज इक्वल्स टू 0.21 है। ये तो चाहिए था मुझे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, यही चाहिए था। अब इंटू 100 कर दो, बिल्कुल यही चाहिए मुझे, इंटू 100 यानी कि 21% हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी टॉपिक से नहीं रहेंगे, जो रह सकते हैं जिस तरीके से रह सकते हैं वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बस गलतियाँ मत करना। चेंज परसेंटेज को इस तरीके से खेलना और एड स्क्वायर में करना। ऐसे अगर ए में पूछेगा तो a की पावर 4 में रखना। a का डायरेक्ट स्क्वायर होता है, फिर a स्क्वायर में खोलेंगे तो क्या होता है वो पाई r के स्क्वायर का स्क्वायर, r की पावर 4 में चला जाता है। मैंने करा दिया है इसे, पिछली क्लास में क्या दिया। थर्ड क्वेश्चन में आप लोग एक्चुअल में फंस सकते थे शायद, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन थर्ड क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक छोटी सी दिमाग लगाना है ये कि आप लोग अगर L और A की वैल्यू को निकाल के उस वैल्यू को पुट करने में लग गए तो क्वेश्चन हो सकता है 10 मिनट से भी ज़्यादा खा जाए और आपका आंसर नहीं है। लेकिन मैं भी आप लोगों को 4 से 5 मिनट जितना भी समझाने में, मैं खुद करूँगा सिर्फ तो वही 1 मिनट या 1.5 मिनट, लेकिन मैं समझा के आप लोगों को कराऊंगा तब भी 4 से 5 मिनट हम लोग इसका बहुत आराम से तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपको पता पड़ जाएगा हमें इसमें वैल्यू नहीं रखनी है और किस तरीके से यूज करना है, मैं आपको अब समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये बोलता है एक यूनिफॉर्म कॉपर का वायर है जिसका मास मुझे दे रखा है 2.23 इंटू 10 की पावर -3 kg, राइट। कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, I is equals to 1 ampere when potential difference of 1.7 volt is applied on it. Calculate the length and area of cross section. मुझसे लेंथ पूछा है, A पूछा है। If the wire is uniformly stretched to double its length, if the wire is uniformly stretched to double its length, calculate the new resistance. आपको बताना है R2 कितना होगा। If डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको दे रखा है कितना 8.92 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है और एसी बंद करना है बेटा। हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा, वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा। देखो
यहाँ पर आप लोगों के पास जो खेल खेला जा रहा है वो किस तरीके से खेला जा रहा है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल दोगे ना बेटा तो आप फंस जाओ, मत निकालना, जैसे कह रहा हूँ बस वैसे समझ लेने का, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कहा डेंसिटी आपको गिवन है कितना 8.92, कैलकुलेटर निकाल के मेरे को वैल्यू बता देना बस प्लीज। 8.92 × 10 की पावर 3 डेंसिटी है, इज इक्वल्स टू मास। मास का मतलब कितना है 2.23 × 10 की पावर -3, 2.23 × 10 की पावर -3 अपॉन में वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम को मैं A × L लिख सकता हूँ या L × A लिख सकता हूँ? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि L × A बराबर हो जाएगा 2.23 × 10 की पावर -3 अपॉन में 8.92 × 10 की पावर 3। मुझे जरा बस इसकी वैल्यू बता दो 2.23 अपॉन 8.92 करके, जिसको भी कैलकुलेटर निकाल रहा है मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ 1/4 आ रहा है, सही कह रहा है, 2 या 4 23 94, ठीक है बेटा, वेरी गुड, 1/4, गुड। ये आ गया 1/4 और 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो L × A की वैल्यू आ गई 1/4 × 10 की पावर -6। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ आई बता रहा हूँ बेटा, मेरे रुक जा 2 मिनट। L × A की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखो, आपके पास V और I दे रखा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब आपको R की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ V/I, तो आपके पास जो R आ जाएगा ये आ जाएगा 1.7/1, यानी कि R की वैल्यू आ गई 1.7। लेकिन ये जो 1.7 है, जो हमारा R है, उसका फॉर्मूला होता है ρL/A, ρL/A। इस पोर्शन के मैं 2 ऊपर का मिटा दूं, ये तो हो गए, ठीक है। R का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ρL/A। तो मेरे पास R की वैल्यू कितनी आई थी 1.7 इज इक्वल्स टू, क्या मुझे रो की वैल्यू दी हुई है? यस, 1.7 इज इक्वल्स टू 1.7 × 10 की पावर -8 दे रखी है। R इज इक्वल्स टू, R हमने निकाल दिया, रो L/A, L/A को ही मैं ऐसे रहने देता, ठीक है। अब आपके पास L/A की वैल्यू आ जाएगी 1.7 अपॉन 1.7 10 की पावर -8, और इस 1.7 से दोनों के दोनों ये चीज़ कट जाएंगी, और जब ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी तो आपके पास L/A की वैल्यू 10 की पावर 8 आ जाएगी मेरे हिसाब से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ और L × A वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से मैंने कुछ निकाला नहीं, बस एक बार L × A की निकाली बेटा और एक बार L/A की। अगर मैं वहाँ पे V लिखता रहता तो V का यूज ऐसे शायद कर नहीं पाता, तो फंस जाते हैं। अब वो निकालते फिर V में निकालते फिर करते, बहुत टाइम लग जाता ना, इसलिए इक्वेशन को कंफ्यूज ना करके बस मैंने इतना ही रहने दिया। अब हाँ, अब मैं इन इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, कहानी खत्म करता हूँ। तो इन इक्वेशन को डिवाइड करने पर मेरे पास आया L × A की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 × 10 की पावर -6, और इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है L/A। L/A तो A ऊपर पहुंच जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, और यहाँ पे कितनी आई 10 की पावर 8 आई है, L/A की है 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी, अगर मैं L/A की इसमें रखूंगा 8 और उसकी 10 की पावर -6, ऐसा करता हूँ, इस सेकंड बाय फर्स्ट करता हूँ ना मैं, तो मेरा प्लस बेस्ट आंसर उसमें भी आ जाना चाहिए, पर मैं सेकंड बाय फर्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो प्लस में आंसर लेके आना है। तो L/A अपॉन में L × A, अपॉन में L × A, तो कितना हो जाएगा? हाँ, अपॉन में L × A आ गया ना, तो ये तो थर्ड टर्म है, तो ये यहाँ पहुँचेगा और एक ऐसे एक L कट जाएगा, तो ये आएगा 1/A² की, बात सेम ही है। तो 1/A² की मैं भी पागल वाली हरकतें करता हूँ। चलो देखो, L/A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10 की पावर 8, और ये कितनी थी L × A की 1/4, तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा
इंटू 10 की पावर -6, राइट। तो ये ऊपर पहुंचे 10 की पावर 14, तो 1/a² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर 14। एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो a² इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1/4 इंटू 10 की पावर 14, ऐसे चलेगा काम, ठीक है। 4 का 2 का और 10 की पावर 7, a² हटाऊंगा तो a तो ऐसे निकलेगा ना बेटा। अरे तो ठीक है, समझ गया ना छोरे। तो ये कहानी तो ऐसे ही है, एक 1/a² का मैंने रेसिप्रोकल लेकर रूट इधर कर दिया, तो अब इस a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 10 की पावर 7, तो 1/2 इंटू 10 की पावर 7, और ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा, और 2 जाएगा 0.5, तो आपका आंसर आ गया 5 इंटू 10 की पावर -8। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, राइट। एरिया तो पूछा था आपसे, a की वैल्यू ये आ गई। अब आप l कैसे निकालोगे, ठीक है। आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 5 10 की पावर 8, तो l इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8 इज इक्वल्स टू 1/4 10 की पावर -6, ठीक है। और ये जैसे कट जाएगा 2 बचेगा, और ये इधर जाएगा 20, तो l इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/20 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 5/10 की पावर -2, पर जाके +2 हो जाएगा ना, फिर l आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपसे नया रेजिस्टेंस पूछा था, ये तो पूछा था बस, एरिया निकाल दिया, लेंथ निकाल दी और नया रेजिस्टेंस पूछा था। तो R न्यू इज इक्वल्स टू रो दे रखा था, L 5 बाय एरिया आपने ये निकाल दिया 5 10 की पावर -8। भैया सॉल्व कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग अगर बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कंपटीशन में भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो था नहीं, बस दिमाग पे खेलता, और बाकी कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन इसमें था नहीं, राइट। क्लियर है चीज़ें, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के बहुत ही अच्छे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खैर ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने से पहले क्या हो गया, मिटा दिया तो क्या हो गया भैया, ये तो क्वेश्चन समझाया एक लाइन एक स्टेप, हाँ मिटा दिया। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मिटा दिया, मिटा क्या दिया, समझा नहीं दिया। फिर भी हाँ तो फिर भी क्या होगा, कुछ नहीं, मिट गया आपका, कुछ नहीं होगा। मिटाने से पहले बोला करो सर, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले ना एक टॉपिक छोटा सा उसे कर लेते हैं आज, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगली क्लास में ही कर लेंगे, है ना। छोटा सा टॉपिक वो है कलर कोड ऑफ अ रजिस्टर, है ना। कलर कोड क्या होता है रजिस्टर का, बहुत ही बेकार सा टॉपिक, मतलब बेकार तो नहीं कहूँगा, 2-3 साल पहले या 4 साल पहले नीट में क्वेश्चन आ गया था, याद नहीं कब, 4 या 5 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। हाँ जेई में क्वेश्चन का वर्जन टफ आता है, उसके लिए क्लास के बाद में एडवांस वाला, क्योंकि ना उसमें क्या है टॉलरेंस लिमिट जो है ना आपकी, जैसे हमें तो सिर्फ बोर्ड में और नीट में सिर्फ 3 चीज़ों की करनी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रे वाइट ब्लू सबके अलग अलग टॉलरेंस लिमिट होती है, वो भी याद रखनी पड़ती है जेई की, तो वो क्लास के बाद, ठीक है। चल मैं आपको कलर कोड समझाता हूँ, उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ इंग्लैंड के, ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन में एक बंदा था बीवी रॉय, क्या था, बीवी रॉय, और भाई साहब उसकी बीवी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि उसके गले में चांदी का और सोने का हार था, ठीक है। कहानी खत्म। तो कहानी इतनी थी, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला बी रॉय कहाँ के थे, ग्रेट ब्रिटेन के। तो बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्या थी उनके पास, बहुत अच्छी वाइफ थी, हेड, बीवी थी मतलब वाइफ, ब्रिटेन में हेड। Bro, you are talking in Britain and you are talking about baby? No baby, wife, a very good wife, okay? So बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हेड very good wife. वेरी वेरी देर नहीं आने वाली, गुड Wife. वाइफ, वाइफ है, साबित करने. साबित कर दियो, हेड वेरी गुड वाइफ। क्या था उसके गले में, विद सोने और चांदी. विद गोल्ड Silver. सिल्वर Necklace. नेकलेस, Yeah. था ना भैया। अब देखो
एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास जो आपका रजिस्टर मिलता है, आपको जो रजिस्टर मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल सा होता है, और आपके इस रजिस्टर में 4 कलर के कोड लगे रहते हैं। जो पहले 2 कोड हैं वो किसी और चीज़ के लिए होते हैं, जो तीसरा कोड है वो किसी और चीज़ के लिए होता है, और चौथा कोड होता है वो किसी और चीज़ के लिए। कई में 3 भी मिल सकते हैं, चौथा होता ही नहीं, 5 नहीं मिलेंगे, थोड़ा कोड है 5 नहीं, 5 मिलेंगे तो फिर वो आगे बढ़ो। छोड़ो, अब देखो यहाँ पे नंबर देना शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि इसके आगे मल्टीप्लायर दो, क्या दो, मल्टीप्लायर। देखो एक बार जी से मैं बता देता हूँ, नीचे वाला ग्रे का है, ऊपर वाला ग्रीन का है। ये वाला जो कलर है ना, अच्छा कलर तो मैंने लिखा ही, ये ग्रीन का है, और ये वाला जो जी है ये ग्रे का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर में इंटू 1, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लायर, ये आएगा इंटू 10, 10 की पावर 1, यह आ जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। इसका अभी हम लोग नहीं छेड़ेंगे, गोल्ड सिल्वर नेकलेस का हम लोग नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब अगर मेरे पास कलर की बाइफर्केशन करी जाए तो बी जो कलर है ये ब्लैक है, दूसरा कलर ब्राउन है, तीसरा कलर रेड है, चौथा कलर मेरे पास ऑरेंज है, फिर येलो येलो है, फिर ग्रीन तो मैंने बता ही दिया है, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, डब्ल्यू से वाइट, और बाकी नीचे के कलर तो आपको दिख ही रहे हैं, गोल्ड सिल्वर और एन नेकलेस का मतलब मेरा नो कलर से, इससे नो कलर यानी कि कोई कलर अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है, ये क्या आ गया नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट बोल सकते हो, और दूसरा क्या है यहाँ पे मल्टीप्लायर, तीसरा क्या है आपके पास यहाँ पर बताओ टॉलरेंस। मैंने आपको बताया था ना कि जेई एडवांस वगैरह के लिए ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, इनका भी टॉलरेंस लिमिट होती है, जनरली 0.5, 0.25, 1, 0.005, छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड का जो टॉलरेंस लिमिट आती है ±5%, सिल्वर की आती है ±10%, और नो कलर की आती है ±20%। ठीक है, जिनको अगर लिखना है डेटा तो मैं बता देता हूँ, ये वाला जो वैल्यू है मैंने नोट कर रखी है बेटा। टॉलरेंस में ब्राउन की टॉलरेंस 1 होती है, ब्राउन की टॉलरेंस 1 होती है, ये मेरे को भी याद नहीं है, देखना पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ग्रीन की जो वैल्यू है 0.5 और उसके नीचे ब्लू है, ग्रीन की जो वैल्यू है 0.5, इसके नीचे जो वैल्यू है 0.25, फिर वॉयलेट कलर की आपके पास वैल्यू आएगी 0.1 और फिर 0.05। ठीक है, ये केवल और केवल जेई एडवांस के लिए। ठीक है, नीट या बोर्ड में मुश्किल कि ये टॉलरेंस लिमिट किस पे पूछते, ये जो चौथी स्ट्रिप है ना वो टॉलरेंस की। अब देखो स्ट्रिप से क्या कहना है, जो पहली 2 स्ट्रिप में 1 और 2, ये स्ट्रिप 1 है, ये स्ट्रिप 2 है बेटा, ये स्ट्रिप आपकी 3 है और ये स्ट्रिप आपकी 4। तो जो पहली 2 स्ट्रिप हैं कौन कौन सी, 1 और 2, ये आपका डिनोट करती हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सिंपल सा नंबर होता। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसमें पहला कलर पता कौन सा, ब्लू, चलो एक ब्लैक हो गया एक ब्लू हो गया, ब्लू ले लेते हैं और दूसरा ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा कलर बताओ कौन सा ले, वायलेट, वायलेट ले लो, और चौथा कलर नीचे में से कोई सा ले लो, गोल्ड, चलो गोल्ड ले लो। ठीक है, चौथा स्ट्रिप आपके पास गोल्ड। अब आपसे कहेगा बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो एक्चुअल में जो पहले 2 कलर है वो हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ब्लू, ब्लू पे अगर आप देखोगे तो नंबर है 6, तो लिख दो 6। दूसरा कलर है ब्लैक, ब्लैक पे अगर आप नंबर देखोगे तो 0, तो दूसरा नंबर आ गया 0। फिर उसके बाद थर्ड डिजिट थी, तो थर्ड था वो था हमारे पास मल्टीप्लायर,
ये क्या है बेटा मेरे पास मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जो है ये देखो वॉयलेट कलर दिया है, तो वॉयलेट कलर पे मल्टीप्लाई जाओगे तो 7 यानी कि इंटू 10 की पावर 7। फोर्थ लाइन जो होती है ये आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस टॉलरेंस का कितना ऊपर नीचे हो सकता है, झेल सकता है। तो गोल्ड है तो आंसर कितना आएगा 16 इंटू 10 की पावर प्लस माइनस 5 ओम। तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से काम करना है। इसमें आप लोगों ने कोई रॉकेट साइंस तो करना है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कुछ भी दे देगा इनमें से, कहेगा नो कलर, चौथा कलर ही नहीं है तो प्लस माइनस 20%। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, टाइम बचा हुआ है तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर सकते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डाल दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें पूछ दूँ ऐसे ही रैंडम। क्या कि अगर मेरे को बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि हमारे मेटल में इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होते हैं तो आप लोगों को जब बाहर के टेम्परेचर पे गर्मी लगती है तो मेटल को भी गर्मी लगती होगी, और जब मेटल को गर्मी लगेगी तो मेटल के पास कहीं ना कहीं से एनर्जी पहुंच जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और अगर हीट की फॉर्म में एनर्जी पहुंच गई उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे थर्मल एनर्जी, और अगर थर्मल एनर्जी मेटल के अंदर पहुंच गई तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो उस मेटल के अंदर होंगे वो चलना शुरू कर देंगे। अब जैसे ये बॉटल अगर आप मेरे को पास कराएंगे तो मैं अगर आपसे कह दूं कि इस बॉटल के अंदर, ये मेटल की है, अब इस बॉटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, एटम्स के बने हुए हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब हाई टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है, तो एक थर्मल एनर्जी तो इनके अंदर आई जाती होगी। अगर थर्मल एनर्जी इनके अंदर आती है तो मैं जब इसे छू रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे होंगे थर्मल एनर्जी की वजह से, तो मुझे करंट क्यों नहीं लगता, जबकि मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट लगता है। लेकिन ऐसा क्या है इस बोतल में कि मुझे करंट नहीं लग रहा है? कोई आंसर? प्लास्टिक की क्या, मेटल की बोतल है, सस्ती वाली थोड़ी है, बहुत महंगी बोतल है, सड़क पे पड़ी हुई मिली थी मुझे, सारी मैंने, और क्या मैं थोड़ी खरीदूंगा? हाँ, है कोई आंसर? नहीं है? अब सुनो, एक्चुअल में बात मेरी बिल्कुल सच है कि हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर हमें फिर करंट नहीं लगता। बेटा एक्चुअल में एवरेज जो चीज़ आ जाती है वो जीरो हो जाती है। कहने का मतलब सब बिल्कुल समझ में नहीं आया। सुनो आपके पास, आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन या फिर एक लाइन में डेफिनेशन बताऊं तो ये होती है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the direction opposite to that of applied electric field। आपके पास आपकी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी आई होगी वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मेटल से करंट क्यों नहीं लगता आइए जानते हैं। मान के चल लीजिए आपका ये कोई एक मेटल है, इस मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे मेरे पास तो बहुत सारे। अब जब इनके अंदर थर्मल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रैंडम मोशन शो करते हैं। और उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो ये रैंडम मोशन शो करते हैं इससे इनके पास कुछ वेलोसिटी भी आती है, इसे लोग थर्मल वेलोसिटी भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा तो दूसरा इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, रैंडम है ना इधर उधर। तो ओवरऑल क्या होता है, एक दूसरे से कोलाइड होके वो सारे के सारे एवरेज क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इसीलिए आपको कोई करंट नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आयन से भी टकराते हैं। अब सवाल ये है सर इस
न्यूट्रल बॉटल के अंदर आपके आयंस कहाँ से आ गए? सुनो मेरी बात, मैंने कहा जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा या कुछ भी एक टेम्परेचर होगा, थर्मल चीजें होगी, थर्मल एनर्जी मिल गई। जब इलेक्ट्रॉन उसके एटम से बाहर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया क्या बन गया? आयन बन गया ना, तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाना, और पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाना मतलब उसमें आयंस बन गए, तो ये आयंस बन गए। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलाइड करते हैं और आयंस के साथ भी कोलाइड करते हैं, और करते हुए रिजल्टेंट नेट इतना आ जाता है कि सारी चीजें हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास जो नेट वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? जीरो। गलत है। नेट एवरेज वेलोसिटी ये जीरो हो जाएगी। अब कैसे? मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी वेलोसिटी है u1, दूसरे की वेलोसिटी u2, तीसरे की वेलोसिटी u3 एंड सो ऑन। तो इनका जो अगर एवरेज u आएगा वो कितना आ जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बाय n, और ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाती है हमारे पास? जीरो आ जाती है। ये क्या आ जाती है बेटा मेरे पास? जीरो आ जाती है। और जब ये वेलोसिटी जीरो आ गई तो मेरे पास कोई भी करंट प्रोड्यूसिंग, ये तो जीरो आ गया, नेट ये तो जीरो आ गया, और इससे हमें कोई शॉक नहीं है, राइट। लेकिन मेरा अभी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाने का कॉन्सेप्ट काफी कुछ बचा हुआ है, उसको समझते। मैंने आपसे बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक वेलोसिटी से यहाँ पर गया होगा, किसी भी वेलोसिटी से गया, बिफोर कोलाइडिंग टू द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराना, इसमें कोई टाइम इंटरवल लगेगा। अब जैसे यहाँ से टकराया होगा तो ये तुरंत इधर टकराया होगा, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, राइट। तो ये जो टाइम है, कौन सा टाइम? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, एक के बाद एक धुआंधार जो कॉलिजन हुआ, ये और ये टोटल मिला के, ये और ये, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? रिलैक्सेशन टाइम। किसका? इलेक्ट्रॉन का, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया होगा, और इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास है, तो इस दौरान जो वर्क डन होता है ना, उसको भी आप लिख लेना चाहो तो, वर्क डन ड्यूरिंग दिस कॉलिजन इज इक्वल टू E इंटू वी, E इंटू इवन डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी रहा होगा, जो भी हुआ होगा। और इस V को हम लोग लिख देते हैं, देखो E इज इक्वल्स टू वी बाई एल भी तो होता है, तो V को E इंटू एल लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल्स टू E यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और E इंटू एल की जगह लैम्डा भी लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ। ये मैंने आपको जब काइनेटिक एनर्जी वाला चैप्टर कराया था तब मैंने आपको मीन फ्री पाथ समझाया था, लैम्डा। तो ये वही लैम्डा होता है, वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ। बेसिकली लेंथ से ये कहानी, तो रिलेशन तो लेंथ से ही है, बट यहाँ पे एल की जगह पर लैम्डा यूज करते हैं। तो ये भी अगर आपका क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, कभी मुझे याद नहीं है कहाँ पे आया, काफी पुराना क्वेश्चन है जो आया हुआ, तो वो यहाँ से आया था। टॉपिक यही था, कॉन्सेप्ट यही था, पर ये चीज़ें ना बताते नहीं, बुक्स में भी नहीं है, तो बच्चे मतलब कुछ बुक्स में नहीं है जो आप यूज़ करते हो रेफरेंस के लिए, उसमें नहीं है। मुझे पता है आप लोगों को कौन सी बुक आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई कांट ब्लेम ऑथर ऑन पब्लिक, बट उस बुक में नहीं है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन करेंगे तो फंसे, ठीक है। वेल W इज इक्वल्स टू E इंटू लैम्डा, राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन टाइम कौन सा हो गया आपके पास? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अब सुनो, जब पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक गया होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, तो इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी तो आई होगी, राइट। और ये जो वेलोसिटी आई होगी, फर्स्ट एक पार्टिकल की बात करो तो V इज इक्वल्स टू U प्लस A इंटू टी, राइट। V इज इक्वल्स टू U प्लस A। अब जब कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे मूव, जब पार्टिकल के पास किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो आया होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस टॉपिक को फिर रट के जाते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा है, लेकिन फिर रट के चले जाओगे,
हालांकि मुझे पता है कि नंबर पूरे ले आओगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं एक बॉल को स्टेयरकेस से पहली सीढ़ी से कुछ इनिशियल वेलोसिटी से पुश करके लुढ़का देता हूँ, तो जब वो लुढ़क रहा होगा पहले स्टेयरकेस पे, तो जैसे ही वो पहले स्टेयरकेस से टप्पा खाएगी तो उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस वगैरह आएगा, कुछ होगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद वो बॉल निरंतर ऐसे टप 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 करते हुए नीचे चली जाती है। इस समय पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या बॉडी की एक्सेलरेशन बढ़ी? भाई बॉडी ऐसे तेज जाती तो आपको लगता है कि एक्सेलरेशन बढ़ रही है बॉल की, है ना, जा रही है, आपको ऐसा बढ़ रहा है, लेकिन ये आंसर गलत बेटा। बॉडी की वेलोसिटी एक्चुअल में कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। एक्चुअल में उस बॉल की जो गिरी है ना, अब वो अंडर द सेम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से आगे आ रही है, और जो पीछे एनर्जी पुश मिला था उसकी वजह से वो आगे जा रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। लेकिन उसमें वर्टिकल कंपोनेंट है वो अब क्या हो जाता है, कांस्टेंट। पर अगर वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, क्षमा करें, एक्चुअल में हमारे पास जी कांस्टेंट हो जाता है ना, जी तो 9.8 से कर रहे हैं, ठीक है। तो v क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। आई एम सॉरी, v जीरो नहीं हो रहा, वेलोसिटी आप देख लो ना इंक्रीज कर, पर a नहीं बढ़ रहा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ग्रेविटी के इफेक्ट में हम इसी वजह से नीचे आ रही है ना वो। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक बार जो आपने पूछ दिया उसकी वजह से उसने हाइट भी अटेन करी, फिर वो v भी बढ़ता हुआ चल रहा, राइट। यानी कि मेरे पास g कांस्टेंट होता है और v बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं आया, ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा। मैं जो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, मुझे इस पॉइंट में समझाना है वो क्या है कि आपका जो a है, मैंने पीछे एक चीज गलत बोल दी, v जीरो हो जाए, गलत, सॉरी गलती, माफी, गलती से निकल गया था, हमारे मुंह से निकल गई। कहने का मतलब है g कांस्टेंट, a कांस्टेंट, g का मतलब क्या है वहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी केस होगा कि आपका v तो बढ़ता रहेगा लेकिन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा। लगता ये है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे कि आपकी गाड़ी में बैठे हो आप और आप अपनी गाड़ी की वेलोसिटी समय के साथ बढ़ा दो तो आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर जाती है। भाई अगर आप एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो तो वेलोसिटी तो बढ़ाते हो ना, स्पीड बढ़ाते हो ना वो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन निरंतर बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपका a कांस्टेंट है, केस मैंने आपको समझा दिया कैसे कांस्टेंट है, क्लियर है। अब अगर मेरा a कांस्टेंट है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये आया होगा उसके लिए v1 इज इक्वल्स टू u प्लस at, v1 इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसको हटा दूं टाइम इंटरवल को, समझ में आ रहा है सारा चीज, u नेट जीरो हो गई, सब चीज आपको समझ में आ गई है, राइट, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा v1 इज इक्वल्स टू u प्लस at, राइट। अब मैंने कहा ऐसे ही v2 इज इक्वल्स टू u1 कर देता हूँ इसे प्लस at1, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, a को a1 a2 लिखने की जरूरत नहीं, v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a टाइम्स t2 एंड सो ऑन चलता जाएगा vn। तो मैं आपसे अगर लिखना चाहूँ तो vn इज इक्वल्स टू un प्लस a टाइम्स tn आ जाएगा, एंड राइट। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी इसकी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, आइए देखते हैं। तो आप कह दोगे सर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n, राइट। और यहां पर आप लोगों के पास u1 की वैल्यू क्या थी, u1 प्लस a टाइम्स t1 प्लस u2 प्लस a टाइम्स t2 प्लस u3 प्लस a टाइम्स t3 प्लस कितना लिखूं यार, कभी तो बस बोल दिया करो, un प्लस a टाइम्स tn, और इसको डिवाइडेड बाय n कर सकता हूँ, क्या बेटा, हाँ हाँ यार समझ तो गए तुम कहानी को, ठीक है। अच्छा इसमें से मैं ऐसा करता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बाय n, इसको ऐसे लिख दिया, प्लस a निकाल लिया है और अंदर t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn बाय n, इसी को बस मैंने अलग करके लिखा है,
इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। यू को ऐड करके बात तो करूँगा, कंबाइन ही आएगी। अब देखो इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 0 है। बताया था कि इसकी वैल्यू 0 रहती है आपके पास, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, a t1 प्लस t2 बाय n, यानी कि टाइम अपॉन में n, इसको हम लिखते हैं टॉ। टॉ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बता दिया क्या होता है, टाइम इंटरवल, हाँ, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में टाइम इंटरवल रहता है किसी इलेक्ट्रॉन का, रिलैक्सेशन टाइम। उसकी वैल्यू क्या है, t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय n, पूरे का इसको मैं टॉ n लिखूंगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a टॉ। ये किसकी वैल्यू आ गई, ड्रिफ्ट। ये जो वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। अब ये देखो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है, क्या होता है ये आपको बता देता हूँ, बट ये चीज़ समझ में आ गई। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, एक्सीलरेट कर रहा होगा, उस पार्टिकल का मास भी, हाँ बेटा, तो सबका कांस्टेंट रहेगा। टी का, हाँ टॉ का कांस्टेंट है, हाँ वो जो टॉ रिलैक्सेशन टाइम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का, वो जो वैल्यू है वो एक्चुअली t1 प्लस t2 प्लस t1 बाय n को करके निकाला है मैंने, वो फुल प्लस से डिवाइड बाय n करके, हाँ वो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट आ गई ना, तभी तो मैं एक जनरलाइज वैल्यू पे आ गया हूं। पर आपसे टॉ पूछेगा तो टॉ की वैल्यू ऐसे आएगी, जनरलाइज वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना किसी चीज की बेटा। t1 प्लस tn बाय n ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, इसमें कोई अंतर नहीं है, राइट। अब मैं आपसे अगर बोलता हूं कि हाँ पार्टिकल जा रहा है, देखो F इज इक्वल्स टू ma, राइट, F इज इक्वल्स टू ma होता है। और कोई एक चार्ज पार्टिकल है, बेसिकली यहाँ पे तो हमारे पास कंडक्टर के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होगा, E, और आपने अप्लाई क्या कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी होगी उसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स की जगह पर, तो मेरे पास क्या Q इंटू ई आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो जो Q इंटू ई है ये किसके इक्वल हो जाएगा, m a के, और Q की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना, माइनस का E, राइट। तो आप लिख सकते हो A इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू ई बाय एम। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन का रहा होगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा, और Vd इज इक्वल्स टू A टाइम्स टॉ। तो आपके पास ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी ये कितना आ जाएगा, A की वैल्यू माइनस ई टॉ बाय एन। ये एक्चुअल में आपके पास आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों कह रहा हूं, इसकी बात समझ आ जाए। मैंने कहा, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं इसको और ढंग से, ये वाला मिटा दूं बीच का पोर्शन। मैंने कहा इसको बस 1-2-4 मिनट का खेल और रह गया, फिर रिलेशन वगैरह हम लोग कल करेंगे। बस समझ लो कि मैं ऑपोजिट रूल अप्लाई क्यों कह रहा हूं। मैंने कहा आपके पास ये आपका कंडक्टर है और आपका ये एक्सटर्नल सोर्स आपने बैटरी से कनेक्ट करना है। बैटरी में ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पक्का भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्लस है माइनस, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जो भरे हुए पड़े हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आना चाहेंगे, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज, देखो इधर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और इन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो किस तरफ जा रही है, इसी तरफ जा रही है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे समझो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके के साथ उसका रास्ता था, ऐसे बार-बार फिर इधर चला गया, कॉर्ड हो गया, इधर चला गया, कॉर्ड हो गया, इधर चला गया, इधर चला गया, तो अगर उसके पाथ में ड्रिफ्ट आया होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाली होगी, तो उसका पाथ अब ये नहीं रह जाएगा, उसका पाथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, समझ में आ गया। ये और ये जो हुआ चेंज उसके पाथ में, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से। इसको क्या बोलता हूं मैं, ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चीज जो थी हमारे पास, ये वैल्यू आती, समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव खेल सारा समझ में आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू माइनस ई टॉ बाय एन, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
और करंट क्यों नहीं लगता, सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर आता है वो आता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, काफी कम होती है। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है नॉर्मल जो कंडक्टर में, वो रहती है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मिलीमीटर पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ, 1 मीटर हाइट का अगर आप कोई क्यूब बनाते हो तो उसमें एक की जो संख्या होगी उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लगभग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी रहेगी, 10⁻28। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। थर्मल वेलोसिटी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है, तो वो सब की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई डाउट है नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी कुछ इस चैप्टर में हमने पढ़ा आज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।